Good morning, dear students. Let's continue our chapter 1 democracy with page number 181 from the origin of democracy. अब इस पैराग्राफ में हम लोग ये जानेंगे कि जो ओरिजिन है, उद्भव है, वो किस प्रकार से हुआ. So the origin of democracy can be traced back in ancient Greek. The word democracy is of Greek origin. मतलब हम ग्रीस से इसकी शुरुआत मान सकते हैं कि इसके तथ्य या इसके सबूत हमें ग्रीस से मिलते हैं कि ग्रीस में इसकी शुरुआत हुई थी. और ये जो शब्द है डेमोक्रेसी, ये भी ग्रीक भाषा का ही शब्द है. द अर्लीस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम इमर्ज इन द ग्रीक सिटी ऑफ एथेंस. हम ये मान सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक प्रणाली थी वो ग्रीक के पुराने शहर एथेंस से शुरू हुई थी. एंड वेयर ऑल द एडल्ट मेल पॉपुलेशन फॉर्म्ड एन असेंबली एंड पार्टिसिपेटेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डायरेक्टली. और हुआ ये था कि एथेंस के जो मेल पॉपुलेशन थी, जो आदमी वर्ग थे, पुरुष वर्ग थे, उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू की और इस सिस्टम को शुरू किया. ऑल्सो इन रोमन रिपब्लिक देर वर सम एलिमेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. और हमें रोमन साम्राज्य में भी थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि करने वाला, ठीक है. सो सम पब्लिक पोस्ट वर फिल्ड बाय इलेक्शंस. Remarkably, one of the earliest instances of democracy was found in ancient India. अब क्या था कि एक शुरुआती एक इंस्टेंस, एक घटना जो थी वो लोकतंत्र की हमें भी प्राचीन भारत में देखने को मिलती है. Sometime before the 6th century BC, the महाजनपद ऑफ वैशाली, जो कि आज की डेट में बिहार के रूप में मौजूद है, वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक. रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, मतलब लोगों का एक छोटा सा समूह हम कह सकते हैं बेसिकली. द डेमोक्रेटिक संघ, गणा एंड पंचायत सिस्टम वर यूज्ड इन सम ऑफ दीज रिपब्लिक. द पंचायत सिस्टम इज स्टिल यूज्ड टुडे इन इंडियन विलेजेस. अब क्या था कि ये जो रिपब्लिक सिस्टम था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, अभी हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे भी गाँव में जो कोई समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी, एक लोगों का समूह होता था, ग्रुप ऑफ पीपल हु यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कॉमन पीपल. और मॉडर्न डेमोक्रेसी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डेमोक्रेसी प्रेवलेंट इन द एंशिएंट पीरियड. अब ये कह रहा है कि जो अभी आज की डेट की जो डेमोक्रेसी है वो पहले के टाइम की डेमोक्रेसी से थोड़ी सी अलग है. ब्रिटेन इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी. अब यहाँ पर एक मार्क का क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है कि विच कंट्री इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी. तो ब्रिटेन रिगार्ड की जाती है मॉडर्न डेमोक्रेसी के रूप में. तो आफ्टर द सिविल वॉज इन 17th सेंचुरी द रॉयल एब्सोल्यूटिज्म, मतलब ये जो राजाओं का सिद्धांत चलता था ना, निरंकुश राज्य का सिद्धांत, came to an end and power was transformed from the king to the houses of parliament. मतलब एक राजा या एक व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना राज्य का काम चला रहा है, वहीं अब उसको ख़त्म करके किसके हाथ में सौंप दिया गया? सरकार के हाथ में. These houses were the House of Lord and the House of Commons which had an elected chamber. अब जहाँ पे एक तो जो थोड़े अमीर लोग होते थे वो उन लोगों का ग्रुप था, और एक सदन वो होता था या एक ग्रुप ऑफ पीपल वो होते थे जो कि कॉमन पीपल होते थे. बट अर्लियर द राइट टू वोट वॉज बेस्ड ऑन द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी. मतलब कि जो पहले का समय था उसमें वोट देने का अधिकार किस प्रकार निश्चित किया जाता था कि भाई वो व्यक्ति कितना अमीर है या उसके पास कितनी संपत्ति है. तो जाहिर सी बात है जो पैसा खर्च करेगा या फिर जो शक्ति में होगा उसको ही ज़्यादा क्रेडिट दिया जाएगा. इट वॉज ओनली विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वल फ्रेंचाइज एक्ट 1928 दैट विमेन सिक्योर्ड द राइट टू वोट. अब क्या था, 1928 में एक एक्ट आई समान अधिकार की कि भाई उन लेडीज़ को भी उतना ही अधिकार है वोट वगैरह देने का, तो उनको फिर इक्वली पार्टिसिपेट किया
जाने देने लगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हुआ कि द यूनिवर्सल एडल्ट सर्फेज वॉज अचीव्ड मच लेटर। फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1987, और जो फ्रांस था वो उसने भी अपने आप को आज़ाद कराया राजा के शासन से, और फिर वो भी एक स्वतंत्र देश बना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिमेन्ड अ पार्शियल डेमोक्रेटिक कंट्री फ्रॉम 1787 टू 1965 बिकॉज द राइट टू वोट वॉज लिमिटेड टू वेरी फ्यू पीपल। मतलब अमेरिका में भी बहुत कम लोगों के पास वोट देने का अधिकार था। अब क्या हुआ आगे देखो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वॉज अनाउंस टू बी फॉट टू मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी। अब ये कहा गया कि नहीं भाई, लोकतंत्र के लिए कि लोगों द्वारा अगर शासन चलाया जाना है या लोगों की मर्जी ही चलानी है तो पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें लड़ना पड़ेगा। एंड the end of the war witnessed a great popularity for democracy. Similarly, after the Second World War, democracy as a form of government became the norm in most of the country. अब पहला युद्ध तो हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब जब दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद डेमोक्रेसी को एक कानूनी रूप प्रदान किया गया। Moreover, now waves of democracy spread over Europe in the 1970s and late 1980s, when representative government were set up in the nation of southern, central and eastern Europe respectively. अब थोड़ा लेट ही शुरू हुआ पर 1970s और 80s में यूरोप में भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार बनाई गई कि भाई चलो लोग डायरेक्टली नहीं पार्टिसिपेट करके अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को या उनके बिहाफ पर बोलने वाले व्यक्ति को खड़ा करेंगे। अब यहाँ पे आती है कि क्यों लोकतंत्र, क्यों और लोकतंत्र के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए। तो वो इस प्रकार थे कि द फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंट एलिमेंट दैट कंटिन्यू टू मेक डेमोक्रेसी पॉपुलर इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। पहला है फॉर्मल इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होता है बेटा? समानता। तो इक्वालिटी एंड जस्टिस ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो अगर उसमें प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उस काम को करने का। अगर हमारे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो हमें उसे फुलफ़िल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इक्वालिटी एंड जस्टिस मतलब समानता और न्याय ये मुख्य केंद्र बिंदु थे लोकतंत्र के। बोथ दीज टर्म्स आर इंसेपरेबल, इनको अलग नहीं किया जा सकता। इक्वालिटी इज़ द प्री कंडीशन दैट इंश्योर्स जस्टिस टू ऑल पीपल ऑफ सोसाइटी और कंट्री। तो जस्टिस तो क्या हुआ, इक्वालिटी क्या हुआ कि ये एक ऐसी समानता, अगर समान भाव से हम लोगों को नहीं देखेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर समानता नहीं होगी ना लोगों में तो लोग क्या करेंगे, ये कहेंगे कि नहीं ये तो आप तो भेदभाव कर रहे हैं। तो इन डेमोक्रेसी एवरीबडी इज़ गिवन इक्वल स्टेटस, no discrimination is made on the basis of caste, religion, color, race, etc. Every individual has equal political, economic and civil rights, whether it is the president of the country or a common man. All are subject to the same law. In a democracy, all adult people are given the right to vote. The value of each vote is equal, whether it is of rich और द पुअर। मतलब हम भारत जैसे देश की अगर बात कर रहे हैं तो सभी को समान अधिकार है कि चाहे वो नेता है चाहे वो कॉमन आदमी है, उसको वोट देने का अधिकार है। और कानून जो है वो सबके लिए सेम लागू होता है। किसी को भी कास्ट के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, रंग के बेसिस पे अलग नहीं किया जाएगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा यहाँ तक। जो लेफ़्ट ओवर चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।